क्या शरद पवार की पार्टी एनसीपी में जो बगावत हुई है उसका कनेक्शन बिहार की राजधानी पटना से है? क्या एनसीपी में बगावत की पूरी स्क्रिप्ट महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना में लिखी गई? क्या पटना में 23 जून को जिस विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, एनसीपी में हुई बगावत उसी बैठक में हुई बातों का नतीजा है? आखिर पटना की उस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिसके तार महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ते नजर आ रहे हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 23 जून को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर विपक्षी एकता की जो बैठक हुई थी, उसमें बीजेपी विरोधी 15 दलों के कद्दावर नेता मौजूद थे। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक और अखिलेश यादव से लेकर एमके स्टालिन तक। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो होस्ट ही थे, बाकी अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जो अपनी अपनी पार्टियों के मुखिया हैं, वो भी मौजूद थे। लेकिन इनके अलावा इन्हीं दलों के भी कई और नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे थे। और ऐसे ही एक नेता थे महाराष्ट्र से आने वाले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल। एनसीपी में जो हालिया नए बदलाव हुए थे और शरद पवार ने अपनी बेटी समेत जिन 2 लोगों को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, प्रफुल्ल पटेल उनमें से एक थे। इस पद के ऐलान से पहले भी अनाधिकारिक तौर पर प्रफुल्ल पटेल ही वो नेता थे जो एनसीपी में नंबर 2 या नंबर 3 की हैसियत रखते थे। लेकिन 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में जो नज़ारा दिखा और जिसमें एनसीपी में बड़ी बगावत हुई, उसमें प्रफुल्ल पटेल शरद पवार नहीं बल्कि अजित पवार के साथ खड़े नजर आए। और इसी तस्वीर से इस बात को बल मिलने लगा कि एनसीपी में अभी जो भी कुछ हुआ है उसके स्क्रिप्ट 23 जून को विपक्षी एकता में हुई मीटिंग के तुरंत बाद ही लिख दी गई थी, क्योंकि विपक्ष के तमाम दलों की यही कोशिश थी कि उस मीटिंग में भरोसे के ही लोग मौजूद हों। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने कभी अपने पुराने दोस्त रहे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी तक को नहीं बुलाया था, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि मीटिंग की बात लीक हो सकती है। जीतन राम मांझी ने नाराज होकर गठबंधन छोड़ दिया, फिर भी नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके लिए उस विपक्षी एकता की बैठक में हुई बातों की गोपनीयता जरूरी थी। लेकिन नीतीश कुमार का वो दांव काम नहीं आया, क्योंकि बगावत उनके अपने किसी नेता ने नहीं बल्कि उस मीटिंग में शामिल एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कर दी। और जाहिर है कि ऐसा तभी हुआ होगा जब उस मीटिंग में बहुत कुछ खास हुआ होगा, जिसे जानना इस विपक्षी एकता के विपक्षियों को बेहद जरूरी होगा। लिहाजा इस विपक्षी एकता के विपक्षी दलों ने प्रफुल्ल पटेल को ऐसा कुछ ऑफर किया होगा जिससे प्रफुल्ल पटेल बगावत करने और फिर उस मीटिंग में हुई बात को साझा करने में जरा भी ना हिचके। तो वो हो गया, एनसीपी टूट गई। कभी शरद पवार के बगलगीर रहने वाले प्रफुल्ल पटेल भतीजे अजित पवार के साथ आकर खड़े हो गए और फिर उस मीटिंग में हुई बातों को भी जिसके साथ साझा करना होगा कर ही दिया होगा। और इनाम के तौर पर केंद्रीय कैबिनेट में जगह की भी शायद बात हो ही गई होगी, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल तो होना ही है। हालांकि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तक महदूद नहीं है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ना तय है। और यही वजह है कि विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक बेंगलोर में होनी थी उसे टाल दिया गया है। आधिकारिक तौर पर भले ही कहा गया है कि बिहार और कर्नाटक में विधानसभा का सत्र है जिसकी वजह से यह बैठक टाली गई है, लेकिन 2 जुलाई को एनसीपी में हुई टूट के बाद इस बैठक के टलने के ऐलान से ये साफ हो गया है कि टूटी भले ही एनसीपी हो, लेकिन इसकी वजह से विपक्षी एकता में भी दरार आ ही गई है। क्योंकि पटना में जो कुछ हुआ उसके बारे में तो विपक्षी एकता के विपक्षियों को भी पता चल ही गया है। आखिर प्रफुल्ल पटेल अब उस खेमे की ही तरफ तो हैं, तो जाहिर है कि अब विपक्ष को और गोपनीयता बरतनी होगी और इसके लिए और बड़ी प्लानिंग की जरूरत होगी, जिसके लिए वक्त चाहिए। तो विपक्षी एकता के घटक दलों ने और वक्त ले लिया है अपनी अगली बैठक के लिए। इस बीच ये भी साफ हो जाएगा कि प्रफुल्ल पटेल ने विपक्षी एकता के मीटिंग से निकलकर जो बातें दूसरे खेमे को बताई हैं वो विपक्षी एकता को कितना नुकसान पहुंचाएंगी। लिहाजा विपक्ष इंतजार कर रहा है, तो आप भी इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।